हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे देवी और सज्जनों। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके जल्दी से फटाफट से इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ये बताओ पहले, है ना। ये जो चैप्टर मैंने शुरू करवाया था पिछले हफ्ते, तो इसमें से तुमने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? आज सोमवार है भाई, और आज है हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। सो आज हम क्या करेंगे बेसिकली, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का अंत, यानी कि इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे हम। और जो भी कुछ बचा कुचा है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए फटाफट से कि इस क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था, मतलब पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तुमने जो भी पढ़ा था इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में ना बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है भाई? उनको कंफ्यूजन होता है, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, इनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो तुम लल्ला ये बताओ पहले कि इस चैप्टर में सब कुछ क्लियर है या नहीं है। गुड इवनिंग, राधे राधे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से, और बातें बातें मत करना कमेंट सेक्शन में, और जो मैं बोल रहा हूं उस पर जवाब दो फटाफट से कि जो मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में वो सब कुछ क्लियर है या नहीं है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ, आ गया। तुमने क्या एक बारी इस चैप्टर को घर पे पढ़ा था खुद से, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद खुद से तुमने ट्राई किया कि सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये थोड़ा ना करते हम। आप जब पढ़ाते हो वही समझ में आता है बस, उसके बाद क्लास के बाद तो हम पढ़ते ही नहीं है सर। वो तो काम आपका है ना पढ़ाना, आपका काम है पढ़ाना और हमारा काम है टाइम पास करना। बहुत बेकार चल रही है। हाँ, तुम, मेरे को लग रहा है क्लास 9वीं को सीरियसली ले नहीं रहे हो कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्लास 9वीं ही तो है गुरुजी। 10वीं में थोड़ा पढ़ लेंगे हम, क्या दिक्कत है, 10वीं के बोर्ड्स होते हैं, 9वीं के रिजल्ट को कौन ही पूछता है, हैं? यही सोच के बैठे हो लल्ला है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक पोल करवा लेते हैं बेटा, छोटा सा। और ये पोल बहुत जरूरी रहने वाला है। इसमें तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है कि ये जो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो भाई 30 सेकंड मिलेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो भी आज टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। प्लस हम आज प्रश्न भी करने वाले हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज हम क्या करेंगे सर? आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए चलिए, तो भाई सबसे पहले तो पोल के जवाब दे दो जल्दी से फटाफट से, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। हम्म। हम्म। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। हाँ, तो कुछ बच्चों को समझ में आया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो देखते हैं थोड़ा सा। 89% बच्चों को समझ में आया, यानी कि मैं मान सकता हूं 90% बच्चे जो है इस चैप्टर को बिल्कुल समझ चुके हैं। बाकी का हमारा ये जो 10% का बच्चा है ये कब समझेगा बे? है, कोई बात नहीं, आज मैं रिवीजन करवा देता हूं। इसके बाद थोड़ा सा एक काम करना, रिवीजन करवाने के बाद भी समझ में ना आए, और हाँ, जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आ रहे हैं, सुनो सुनो, एक डिस्क्लेमर है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे जो मेहमान हैं जो पहली बार आए हैं मेरी क्लास में, आज उनकी अगर पहली क्लास है, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जाइए और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जो है वो देखिए। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? और अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रखे हैं तुम्हें, है ना, वो बाद में देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी मैं रिवीजन करवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? रिवीजन करते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो जिनको समझ में नहीं आया उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था सर। चैप्टर कौन सा था सर? हाँ, और आज प्रश्न भी करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था सर। चैप्टर कौन सा था हमारा? भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो नाम से ही पता लग गया होगा इस चैप्टर में क्या क्या बातें की गई हैं। तो हमारा भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस दुनिया की हम बात करें, इस पूरी दुनिया को भारत ने बहुत कुछ दिया है ना। सो इस भारत देश के बारे में ही जानेंगे, इस भारत देश की स्थिति के बारे में बात करेंगे हम, इस भारत देश के भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत देश जो है इसका आकार क्या है और क्या इसकी स्थिति है, पूरी दुनिया में भारत कहां पर आता है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे।
क्लियर हुआ ना? हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आज हम बात करें किसकी करेंगे, तो आज हम, आप देखोगे ना, आज हम बात करेंगे भारत के आकार के बारे में, है ना। फिर भारत तथा विश्व के बारे में बात करेंगे, और सुएज नहर के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले बेटा जी, इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर किसका रिवीजन कर लेते हैं? हमने जो पढ़ा था लास्ट वीक, हमने जो लास्ट वीक पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से क्या होगा, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने भारत की बात की, और मैंने भारत के बारे में आपको बताया कि हमारा भारत जो था वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, इसको कब डिस्कवर किया गया था, कब इसकी खोज की गई थी? तो आप देखोगे यहां पर इसकी खोज ही भारत में हुई थी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये आप बोल सकते हो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके बारे में हमने बात की कि भाई भारत जो है वो दुनिया का कितना कितना पुराना देश है, ठीक है ना। चलिए, इसके इतिहास के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। फिर आप देखोगे, फिर हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है। तो हमने दो चीजों के बारे में बात की थी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में हमने क्या बोला कि अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं। जो लेटी लेटी रेखाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम अक्षांश रेखा बोल देते हैं। और जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं सर? इनको हम देशांतर रेखाएं बोल देते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था इन रेखाओं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मैंने बताया था, याद करो, इन रेखाओं का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए, हम इन रेखाओं का जो है इस्तेमाल किया करते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए। मैंने बताया था आपको कि एक अक्षांश रेखा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक हमारी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक हमारी अक्षांश रेखा जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। बताया था मैंने, जल्दी से बताओ। भूमध्य रेखा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके ऊपर अगर आप जाते हो कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाके अगर आप एक और देशांतर रेखा खींचोगे, है ना, उत्तर की तरफ, है ना, तो ये इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे सर? कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, ठीक है ना। नीचे जाओगे 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री पे एक लाइन खींचोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मकर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? मकर्क रेखा बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें समझ में आ गई थी? फटाफट से बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ गई थी या नहीं आ गई थी? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हो गई थी? फटाफट से बताओ। ये सारी मैंने बता दी थी आपको, है ना, ये सारी चीजें बता दी थी मैंने आपको। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये हमारी मकर्क रेखा है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? या नहीं? फटाफट से बताओ। ये आप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पर ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। फिर मैंने आपको यह बताया था इंडिया की जो स्थिति है वो क्या है। इंडिया की क्या स्थिति है भाई? तो इंडिया कहां पर आता है? तो भारत जो हमारा, वो आप बोल सकते हो भारत हमारा कहां आता है। तो मैंने बताया था ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहां आता है? तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध में कहां पर आता है? तो पूर्व की साइड आता है। तो भारत आप बोल सकते हो कहां आता है? भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। कहां आता है सर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें क्लियर हुई? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बेटा जी, ये सब मैंने बता दिया पिछली क्लास में, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भारत की स्थिति क्या है ना। और हमारा भारत जो है देशांतर रेखाओं की हम बात करें और अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो इन दोनों रेखाओं की जब हम बात करेंगे तो भारत की स्थिति क्या निकल के आती है, भारत कितनी डिग्री पे है। तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की, तो भारत कितनी डिग्री पे आता है? अक्षांश मतलब लेटी हुई रेखा है। तो भारत कितनी डिग्री पे आता है? तो आप देखोगे 37 डिग्री 6 मिनट से लेके अगर आप नीचे आओगे, है ना, उत्तर में, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां हो गया आप, है ना, कहां हो गया आप? तो आप देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि नीचे ऊपर दोनों जगह उत्तरी क्यों होता है, क्योंकि पूरी भारत की स्थिति क्या है, पूरा भारत ही हमारा उत्तर में है। तो चाहे ऊपर लो चाहे नीचे, चाहे ऊपरी अक्षांश हो चाहे नीचे वाला अक्षांश रेखा हो, ये दोनों ही किस में आएंगे? दोनों ही उत्तर में आएंगे।
ये भी मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही उत्तर रेखा है ना, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। ऐसे ही उसी ठीक प्रकार आप देखोगे, अगर आप देशांतर रेखाओं की बात करोगे, अगर आप देशांतर रेखाओं की बात करोगे तो आप देखोगे ना, ये हमारा गुजरात है, यहां से हमारी देशांतर रेखा गुजरती है, ये है ना, कितने डिग्री से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहां तक जाएगी सर, ये कहां तक जाएगी, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, और अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे, यहां पे एक चीज देखने को मिलती है, आपको क्या देखने को मिलती है यहां पर, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पूरे भारत की स्थिति क्या है, चाहे आप ये वाला देशांतर ले लो और चाहे आप ये वाला देशांतर ले लो, तो ये दोनों ही, आप ये मत बोलना सर ये तो पश्चिम में है सर, ये सर ये पूरब में है और ये पश्चिम में है सर, लेकिन यहां पे तो पश्चिम आना चाहिए ना सर, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा भारत ही कहां पर है, तो पूरे भारत की स्थिति हमारे देशांतर वाइज अगर देखा जाए, देशांतर की तरफ देखा जाए तो पूरा भारत ही हमारा 68 डिग्री 7 मिनट किस पे आ रहा है भाई, ईस्ट पे आ रहा है ना। यहां पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पश्चिम में आ रहा है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। क्लियर हुआ ना, हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। अबे यार, चलो ये सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, ये सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, बहुत ही बढ़िया। तो यही बस बताना था। लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट मैंने आपको यमुनोत्तर रेखा बताई थी। यमुनोत्तर रेखा का सीन क्या था, यमुनोत्तर रेखा का सीन क्या था, यमुनोत्तर रेखा का सीन ये था कि भैया ये हमारा एक देशांतर रेखा है, ये हमारी दूसरी देशांतर रेखा है, ये हमारी 97 डिग्री पे है, ये हमारी 68 डिग्री पे है। लगभग इनके बीच में जो है आप देखोगे 30 डिग्री का फर्क आता है, लगभग 30 डिग्री का फर्क आता है। इससे होता क्या है कि लगभग है ना 2 घंटे का फर्क आता है। कोई इंसान यहां खड़ा हुआ है और कोई इंसान यहां खड़ा हुआ है, अगर यहां पर 6 बजेंगे तो यहां पर 4 बज रहे होंगे, यहां पर अगर 8 बज रहे होंगे तो यहां पर अगर यहां पर 6 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे का अंतर आता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने क्या किया, हमने बिल्कुल बीचों बीच से क्या किया, हमने एक रेखा खींच दी। इस रेखा को हमने नाम दिया यमुनोत्तर रेखा। यमुनोत्तर रेखा में क्या हुआ कि 1 घंटा यहां पे ऐसे चले, 1 घंटा ये पीछे चले, तो बीच में जहां मिले, जहां ये बीच में मिले वहां हमने एक यमुनोत्तर रेखा खींच दी। कितने डिग्री पर खींची थी, कितने डिग्री पे, तो 82 डिग्री पे हमने एक रेखा खींच दी थी। ठीक है ना, 82 डिग्री पे हमने एक रेखा खींची, इसको हम यमुनोत्तर रेखा बोलते हैं। और इस रेखा पे ही जो समय होगा, इस रेखा पे जो समय निर्धारित किया गया है वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। हाँ बेटा 1 घंटा 45 मिनट है, वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 घंटा लगभग 45 मिनट है। समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। और ये रेखा कहां से होती हुई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये रेखा होती हुई जाती है। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब बताओ फटाफट से कि इतनी चीजें क्लियर हुई, हमने रिवीजन भी कर लिया, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, यमुनोत्तर रेखा, हम इन सबके बारे में जान चुके हैं। बताइए, अब बताइए कि आपको इतनी चीजें समझ में आई, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया कि सर जी कुछ समझ में नहीं आ। जिनकी पहली क्लास है, जो मेरी क्लास में पहली बार आए हैं ना, जो इस लाइव क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नया नया एडमिशन लिया है, तो उनसे मैं एक बार बोलूंगा, जाओ बेटा जी लल्ला जाओ और लेक्चर नंबर 1 देख लो, ये दूसरा लेक्चर है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो रिवीजन करवा दिया है मैंने, जिनको क्लियर होना था क्लियर हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, एक काम करना, नहीं समझ में आया तो फिर से इस लेक्चर को देख लेना। भैया ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम, है ना, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है भाई, तुम इस लेक्चर को बार बार 10 बारी 20 बारी 30 बारी देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी मैं एंड में, इस क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर्स करवाने के बाद तुम्हारे डाउट्स भी देख लूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, पानी पी लूं, चलो बहुत बढ़िया। सर जी हम तो मिर्जापुर के बाद सर हम तो मिर्जापुर में रहने वाले हैं। मिर्जापुर से हो, मिर्जापुर से हो, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो तुम तो बहुत मतलब लकी हो यार, तुम्हारे मिर्जापुर से ही हमारी यमुनोत्तर रेखा गुजरती हुई जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो एक काम करो सारे बच्चे, मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से। और आज अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने नए टॉपिक्स को देखते हैं, नए टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, अब अपन नए टॉपिक्स को देखें। हाँ, जो भी डाउट्स हैं आपके, डाउट्स मैं एंड में देखूंगा, डाउट्स मैं एंड में देखूंगा। ठीक है ना, हाँ टेक्नोलॉजी, जितनी बार चाहो उतनी बार तुम अपना लेक्चर देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, नए टॉपिक को देखते हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा, नया टॉपिक है भाई भारत तथा विश्व। अब हमारा भारत कहां पर है भाई, हमारा भारत ही इस विश्व का हिस्सा है। विश्व में इतने सारे देश हैं भाई, इतने सारे देश हैं पूरे विश्व में, इतने सारे देश हैं, भारत भी उसी विश्व का हिस्सा है। सही बात है या नहीं, आप सोच के देखो, पूरा जो मैप दिख रहा है तुम्हें, पूरा ये जो पूरा विश्व का मानचित्र जो दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ध्यान से, पूरा जो मानचित्र दिख रहा है, भारत कहां पर है, तो भारत हमारा इतना सुंदर सा भारत दिख रहा है। देखो ये प्यारा सा भारत है हमारा, है ना, ये क्या है भाई, देखो प्यारा सा भारत है हमारा,
ठीक है। अब भारत और विश्व की बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है भारत, भारत का क्या साइज है, इन सब की हम बात कर लेते हैं, और भी कई सारी जो चीजें हैं भारत के बारे में वो हम थोड़ी सी जान लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात, भारत क्या है, भारत किस महाद्वीप पे आता है, पहले एक बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको, भारत कहां पर आता है सर, भारत किस महाद्वीप पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है वो एशिया नाम के महाद्वीप पर आता है। सर दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं सर, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं सर, तो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं सर। कितने महाद्वीप है, दोबारा बोलो फटाफट से, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं सर, ठीक है। और भारत जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत जो है एशिया नाम के महाद्वीप का हिस्सा है। बाकी कौन कौन से महाद्वीप है, तो आप देखोगे हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, अंटार्कटिका, ये सब क्या है, ये सब हमारे देश, हमारे पूरी दुनिया के महाद्वीप है बड़े बड़े। भारत जो है वो एशिया नाम के महाद्वीप पर आता है, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़े, हाँ 7 महाद्वीप है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, तो अरे तुम इंटेलिजेंट लोग हो, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब यहां पे सेकंड पॉइंट दे रखा है बेटा जी, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एक मिनट को थोड़ा सा, अरे हाँ यार ये थोड़ा सा, अबे ये वाला पॉइंट मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, बोला थोड़ा सा एक स्लाइड मिस हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक स्लाइड मिस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ लेते हैं। अच्छा, भारत के अगर मैं कुल क्षेत्रफल की बात करूं, अगर तुमसे कोई पूछे कि पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो आप बोल देना कि भैया भारत का, कोई भी अगर पूछे बेटा बताओ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का पूरा एरिया कितना है, तो तुम्हें बोल देना है, क्या बोल देना है, 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है। कितना है भाई, कितना एरिया है भाई, कितना एरिया एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, एक मिनट भाई, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे, ठीक है, दिख रहे, अब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कमेंट, कमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ सो आप देखोगे भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है, कोई भी अगर तुमसे पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, जो कि ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तुम ये बताओ अगर तुम में दम है तो, कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कि सर जी ये तो पूछा ही नहीं, दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, दुनिया का, एक होमवर्क है तुम्हारा, ले जाओ कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। चाय हो जाएगी, चाय, चाय एक बार मैसेज कर दोगे आप, चाय का, चाय का, हाँ हाँ बोल दो नहीं, वो जो मैसेज करते हैं ना, वो जो प्रॉपर बना के लाते हैं चाय, मशीन वाले नहीं, बता, ठीक है कर देना, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ चाइना चाइना चाइना, हाँ चाइना का तुम दूसरे नंबर पर रखोगे, पिटाई कर दूंगा चाइना, बहुत पिटाई करूंगा। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा पता है तुम्हें, दूसरा सबसे बड़ा देश है, अरे चाय तो भाई बिना चाय के पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई, तुम समझा करो, चाय मतलब इमोशंस है। दूसरा है कनाडा, हाँ पहला है रशिया, दूसरा सबसे बड़ा है कनाडा, हाँ तीसरा कौन सा है, तीसरा है अमेरिका, चौथा बताओ, चौथा सबसे बड़ा देश, चौथा है चाइना, पांचवा बताओ, चलो पांचवा छठवां होमवर्क में ले जाओ, और सातवां क्या है, सातवां है भारत, हाँ ठीक है, ये याद होनी चाहिए चीजें, जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। वो देखो एक कह रहा लड़का कि राजस्थान, अरे राजस्थान तो पगलैट, राजस्थान तो स्टेट है, राजस्थान तो एक राज्य है, देश नहीं है राजस्थान देखो भाई ये कह रहा पाकिस्तान, हाय हाय हाय, शर्म नहीं आती तुम्हें, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक पहली चीज क्या हो गई, देखो इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि भारत जो है दुनिया का कौन सा, किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, भारत का स्थान क्या है, तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरा अमेरिका आ जाता है, चौथे पे हमारा चाइना आ जाता है, उसके बाद फिर आप देखोगे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, ठीक है ना, तो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ आगे बढ़े, 5वें पे ब्राजील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया शायद, है ना, देख लेना ये वाली पूरी। आगे हम बात करें, अच्छा हिंद महासागर की अगर मैं बात करूं, हिंद महासागर की मैं बात करूं तो हिंद महासागर कहां पर है, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। तो आप ये पूरा देख रहे हो ना, ये देखो ध्यान से, यार ध्यान से देखो पूरा, ये जो पूरा आप देख रहे हो टन टन है, ये देखो ध्यान से, ये पूरा देखो, ये
ये पूरा आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है भाई? ये हमारा हिंद महासागर है। याद रखना, इकलौता एक ऐसा महासागर है, इकलौता ये ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के ऊपर रखा गया है, इंडियन ओशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंद महासागर। इकलौता ऐसा महासागर है ये जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर एक बात बताओ, किसी भी महासागर का नाम, जैसे ये प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है ना, ये हमारा अलग अलग महासागर है, लेकिन सिर्फ इसका नाम किसी भारत के ऊपर क्यों रखा गया है? कभी तुम्हारे मन में आया है? कभी तुम्हारे मन में आया है कि भाई सिर्फ भारत का नाम जो है, किसी भी समुद्र का नाम किसी देश के ऊपर नहीं है, सिर्फ भारत, ये हिंद महासागर ही क्यों, इसका नाम क्यों भारत के ऊपर लिया गया है? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ फटाफट से बताओ भाई। समझ, आपके मन में प्रश्न तो आया होगा, सर इतने सारे महासागर हैं, प्रशांत महासागर है सर, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इतने सारे महासागर हैं सर, सिर्फ भारत, ऐसा भारत देश, ऐसा सिर्फ एक महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, ये हिंद महासागर क्यों उसको बोलते हैं? हम क्यों उसको हिंद महासागर बोलते हैं? मन में प्रश्न आया। हिंद महासागर बेटा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत की जो तट रेखा है ना, क्योंकि आप देखोगे ना, भारत की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, वो सबसे लंबी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, चाय पियोगे? चाय, चाय पियोगे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, अब इसको हम हिंद महासागर क्यों बोलते हैं? इसको हम हिंद महासागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जो समुद्र के आसपास आता है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये भारत का ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र जो है, ये आप देखोगे ज्यादातर इसकी सबसे बड़ी जो समुद्र रेखा जो है, समुद्र का जो हिस्सा जो है ना, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, वो भारत की तट रेखा से लगता है। इसलिए इस समुद्र का नाम, इस महासागर का नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। अब समझ में आया क्यों रखा गया है सर? क्योंकि जो हमारा हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर जो है, आप देखोगे हिंद महासागर को, तो भारत, जो भारत देश की तट रेखा जो है, वो सबसे लंबी रेखा है इस महासागर पे। जैसे आप देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, कोई आसपास भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। आपको, आप कहोगे सर ये है तो ये वाला है, अरे भाई ये कोई देश थोड़ा ना, ये तो बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, ये तो महाद्वीप है। लेकिन भारत देश ही इकलौता एक ऐसा देश है जिसकी तट रेखा बहुत लंबी है, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, ध्यान से देखो, ये तट रेखा है भारत की, ये देखो ये तट रेखा है ना, और हिंद महासागर में भारत की जो तटरेखा जो है वो सबसे लंबी तटरेखा है, इसीलिए इस महासागर का नाम भारत देश के ऊपर रखा गया है। चमका या नहीं चमका, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भारत देश का ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि भारत देश की जो तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा मतलब ये वाली सीमा, ये जहां पर समुद्र है, इधर भी समुद्र है भारत के, इधर भी समुद्र है भारत के, और इधर भी समुद्र है भारत के, ठीक है ना। तो ये क्या होगी हमारी, ये पूरी हमारी तटीय रेखा होगी। तटीय रेखा का मतलब तट पे रेखा, तट का मतलब क्या होता है? समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम तट बोलते हैं। तो भारत की तटीय रेखा जो है वो हिंद महासागर में सबसे ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसका नाम जो है हिंद महासागर रखा गया है, इंडियन ओशन रखा गया है। तो हम बहुत लकी हैं, हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर। समझ में आया? चमक गया? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो ना, भारत की जो स्थल सीमा जो है, भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग कितनी बड़ी है? 15,200 किलोमीटर की। मतलब सर स्थल सीमा मतलब, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, है ना, सीमाओं की अगर मैं बात करूं, सीमा की अगर मैं बात करूं, मैं वो वाली सीमा की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारे घर में काम करने आती है ना, सीमा आंटी की बात नहीं कर रहा मैं सीमा की बात कर रहा हूं, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं। सीमा जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो स्थल सीमा और दूसरी होती है हमारी तटीय सीमा, तटीय सीमा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, अब देखो ध्यान से देखो फटाफट से। अब ये हमारा भारत का मैप है, और कोई हंसेगा, देखो मैं बना रहा हूं मैप, भारत का मानचित्र बना रहा हूं, और कोई हंसेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है। मेरी ड्राइंग मुझे पता है गंदी है, लेकिन जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये दूसरी वाली सीमा है, ये हमारी बॉर्डर वाली सीमा है, तुम्हारी वाली सीमा नहीं है जो तुम्हारे आंटी पड़ोस में रहती है ना, वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। हंसेगा कोई नहीं, कोई नहीं हंसेगा, देखो देखो हंसे फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर काम खराब हो जाएगा अपना। हंसो मत बस, हंसना नहीं है,
हाँ मेरे को पता, सबके सब हंसेंगे, सबके सब हंसेंगे, सबके सब एक जैसे हैं, सबके सब, सबका बदला लेगा, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मजा आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है भाई, अब ध्यान से देखो फटाफट से। हाँ, इधर अगर मैं बात करूं, इधर क्या हमारा, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या हमारा, इधर हमारा अरब सागर है, और इधर क्या हमारा, इधर हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो आप देखोगे तीनों तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा क्यों बोलते हैं सर, इसको हम तटीय सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीमा है ये समुद्र के आसपास है। अब एक होती है स्थल सीमा। सर स्थल सीमा कौन सी है, सर स्थल सीमा कौन सी है, तो आप देखोगे ये हमारी स्थल सीमा है। जो जमीनी सीमा है, जो जमीनी सीमा है ये है ना, जहां जमीन लग रही है, जहां क्या है, जहां हमारा स्थल है, जहां जमीन लगती है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने स्थल सीमा बोल दिया। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, आपको तटीय सीमा और स्थल सीमा में डिफरेंस समझ में आया, जल्दी से बोलो फटाफट से। स्थल सीमा कौन सी है, जहां पर स्थल है, यहां पर हमारा जमीनी हिस्सा है, जहां पर हमारा एक लैंड वाला पार्ट टच होता है, और हमारा स्थल, हमारी तटीय सीमा कौन सी है, जहां समुद्र है आसपास, क्लियर हुआ। तो भारत के तीनों तरफ ये और ये समुद्र है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको तटीय सीमा बोलते हैं। तट का मतलब ही क्या होता है कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र जो होता है, या फिर नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसको हम तट बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बेटा, कोई बताएगा नहीं तुम्हें, मैं गारंटी से कहता हूं, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये टीचर बताते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी चीजों को भी समझा करो तुम, क्योंकि ये चीजें जो है ना कोई बताता नहीं है टीचर। नॉर्मली जो टीचर होता है, स्कूल वगैरह वाले जो टीचर वगैरह जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे इग्नोर कर देते हैं, बट मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते। इसलिए मैं कहता हूं समझ लिया करो कि ये सारी चीजें आपको बाद में काम आएंगी, जब तुम करोगे यूपीएससी वगैरह या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे हमारी स्थल सीमा कौन सी है, तो हमारी स्थल सीमा ये वाली है ना। ये देखो, ये हमारी स्थल सीमा ये वाली, ये देखो, ये इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। ये वाली क्या है सर, ये वाली क्या है, तो ये वाली हमारी तटीय सीमा है, तटीय सीमा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा देखो, अबे चलो ठीक है। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ साथ 7,516 किलोमीटर की। अब सुनो यहां पे, अगर मैं बात करूं स्थल सीमा की, अगर मैं स्थल सीमा की बात करूं तो सर ये कितने किलोमीटर की है, कितने किलोमीटर की है ना, तो आप देखोगे 15,200 किलोमीटर की है, सॉरी 15,200 किलोमीटर की, ठीक है ना, जो हमारी स्थल सीमा है। तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है सर, तटीय सीमा, तो तटीय सीमा अगर आप देखोगे तो कितने किलोमीटर की निकल के आती है, तो ये निकल के आती है लगभग 7,516 किलोमीटर की, 7,516, 7,516। अब सुनो यहां पे, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, क्या सुनो, अब ये जो सीमा है हमारी, ये जो तटीय सीमा जो है कितने किलोमीटर की है सर, तटीय सीमा कितने किलोमीटर की, अबे यार क्या निकालो, दिमाग खराब हो रहा है भाई, बार बार स्लाइड चेंज हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है भाई, पढ़ा रहे हैं लोग खराब कर देते हैं लोग। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ अब सुनो, अगर हम बात करें किसकी भाई, सर हम बात करें अगर हमारी ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है हमारी, ये देखो ये वाली सीमा, ये वाली जो है, ये वाली, ये कौन सी सीमा है सर, ये हमारी तटीय सीमा है, तटीय सीमा है, तटीय सीमा, ठीक है सर। कितने किलोमीटर की है सर, ये हमारी है 7,516 किलोमीटर की, ठीक है। यहां से अगर स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करके करते ये पूरा, ये ऐसे घूमते हो जाओगे, ये पूरा हमारे समुद्र छू रहा है, ठीक है। तो ये सीमा हमारी कितने किलोमीटर की होगी, 7,516 किलोमीटर की, क्लियर हुआ। अच्छा सर अब एक चीज और देखो, ये वाला जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है पूरी, ये सर कितने किलोमीटर की है, तो ये कितने किलोमीटर की है, तो ये हमारी 15,000
लगभग 15,200 किलोमीटर की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सिर्फ एक चीज, क्या कि सर ये जो हमारी तटीय रेखा जो है ना, इसमें एक चीज और आती है, सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं आता हमारा, इसके अलावा आप देखोगे इधर अगर आप आओगे हमारे पूरब साइड, तो ये क्या भाई है, ये हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये क्या है सर, ये हमारे द्वीप समूह है, ये भी भारत का हिस्सा है। द्वीप, द्वीप क्या होता है सर, द्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये मान के चलो क्या, ये समुद्र है ना, ये चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ अगर ध्यान से देखोगे, चारों तरफ क्या है इसके, चारों तरफ इसके समुद्र है। और इन द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार। ये बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। द्वीप सर क्या होता है, द्वीप एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी लैंड बॉडी होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है, इसको हम बोल देते हैं द्वीप। समझ में आ गया? हाँ, तो आप देखोगे ना कि जो हमारी स्थल सीमा की बात की जा रही है और ये जो हमारी तटीय सीमा की बात की जा रही है, तटीय सीमा में ये जो 7,516 किलोमीटर है ना, इसमें ये वाला और ये वाला, इनका भी हिस्सा जुड़ा हुआ है। मतलब सर, मतलब हमारे दो द्वीप समूह हैं। अगर आप पश्चिम में आओगे, अगर आप पश्चिम में आओगे तो यहां पर हमारा लक्षद्वीप है, और अगर आप पूर्व में जाओगे तो यहां पर हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है ना। इनकी भी सीमा को जोड़ा गया, याद रखना, क्योंकि ये दोनों हमारे भारत देश का हिस्सा है, ये दोनों हमारे भारत देश का हिस्सा है। तो आप देखोगे कि इनकी सीमा को भी भारत की सीमा माना गया है। तो अगर जब कोई तुमसे पूछे तो तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा है हमारी 7,516 किलोमीटर। लेकिन याद रखना, इस 7,516 किलोमीटर में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी आता है, और लक्षद्वीप आइलैंड भी आता है, लक्षद्वीप द्वीप भी आता है। लक्षद्वीप मतलब लक्षद्वीप हमारा एक आइलैंड है जो कि भारत के पश्चिम में आता है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ सर। तो आप देखोगे हमारी जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है, और जो हमारी तटीय सीमा जो है वो हमारी 7,516 किलोमीटर की है, जिसमें हमारे दो आइलैंड नेशन जो है, या फिर आप बोल सकते हो आइलैंड जो है, या फिर द्वीप जो है, द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों भी इसमें आते हैं। तो 7,516 किलोमीटर में हमने ये भी जोड़ा है, इसकी सीमा भी जोड़ी है और इसकी सीमा भी जोड़ी है। किसकी सर? अंडमान निकोबार की भी जोड़ी है और हमने लक्षद्वीप की भी जोड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया। एक कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर लो, वरना तो दिक्कत होगी बाद में। चलिए, तो यहां पे आप लिख दो, यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो तटीय रेखा में क्या क्या आता है। तटीय रेखा में भारत की तटीय रेखा, भारत की तटीय रेखा प्लस भारतीय द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, लक्षद्वीप। क्लियर हुआ ना? है ना? क्लियर हुआ इतना? हाँ, तो हमारी जो तटीय रेखा जो है कितनी है सर? 7,516 किलोमीटर की, जिसमें भारत के द्वीप समूह भी आ जाते हैं, अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप। है ना? क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, बहुत ही बढ़िया, इतनी चीज क्लियर हो गई है। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तंदुरुस्त। चलिए, ये सारी स्लाइड्स हो गई हैं, आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज पे आते हैं, अब एक बात करते हैं किसकी भाई? सुएज नहर की। तुम्हारे घर के आसपास नहर है? किसके घर के आसपास नहर है? जानता होगा नहर कैसे बनती है? नहर क्या होती है? नहर पता है नहर क्या होती है? नहर का नाम सुना है कभी? नहर, हाँ हाँ, बताओ नहर की हम बात करें, क्या होती है नहर? नहर पता है क्या होता है? नहर बताओ, कौन कौन बताएगा नहर के बारे में? सर मेरे घर के आसपास नहर निकलती है। पोल बेटा आएंगे, पहले चैप्टर खत्म कर लें, उसके बाद पोल आएंगे। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो, आधा घंटा हुआ है, पोल करने हैं, तो मैं पोल भी आ जाएंगे, चिंता ना करो बेटा जी, पोल आ जाएंगे। ना करें जनाब, ना करें, खुदा का खौफ खाएं जनाब। पाकिस्तानी ऐसी बोलते हैं ना, ना करें जनाब, ना करें। ये इंडिया है जनाब, हमें तो नहीं लगता है इंडिया है, खुदा का खौफ खाएं जनाब। तौबा तौबा तौबा। बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ कैनाल, एग्जैक्टली कैनाल। मैंने इंग्लिश में नहीं पूछा था, मैंने मतलब पूछा था। हाँ, तुम्हारे घर के आसपास नहरें निकल, अब देखो होता क्या है, नहरें आपको वहां मिलेंगी जहां पर क्या होता है, नहरें आपको वहां पर मिलती हैं जहां पर जो है पानी की दिक्कत होती है। जैसे आप देखोगे कि नहर जो होती है वो इंसान बनाते हैं, है ना, मानव निर्मित नहरें होती हैं। और आप देखोगे नहरों को कैसे बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, बांध में से नहरों को छोड़ा जाता है। बांध में जो पानी इकट्ठा होता है उनको नहरों के थ्रू किसी एक ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर क्या होता है, जहां पर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो ये काम होता है नहर का। अच्छा, और नहर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब होता क्या है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से। पहले क्या था, पहले भारत का जो
पहले भारत का जो व्यापार हुआ करता था वो कैसे होता था, वो ऐसे होता था। यहां पे ध्यान से देखो फटाफट से, ऐसे। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा मेडिटेरियन सागर। ये क्या है सर, हमारा हमारा ये मेडिटेरियन सागर है। ये हमारा क्या है सर, आप देखोगे ये हमारा मेडिटेरियन मेडिटेरियन सागर है ना। और सर ये हमारा क्या है सर, ये हमारा लाल सागर है, लाल सागर। ठीक है सर, समझ गए। हाँ, तो मान के चलो ये क्या हमारा, ये यूरोप है, यूरोप है, और ये हमारा भारत है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है। आगे जैसे आप देखोगे कि हमारा जो यूरोप है ना, यूरोप जो है, आप देखोगे यूरोप, तो यूरोप से अगर कोई भी व्यापार करने भारत आएगा तो कैसे आएगा, तो आप देखोगे इधर से निकलेगा, है ना। और ये हमारे मेडिटेरियन सागर से होते हुए और रेड सागर से होते हुए डायरेक्ट कहां आ जाएगा, भारत में आ जाएगा। समझ रहे हो। यूरोप को भारत से जोड़ने या फिर यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने के लिए दो रास्ते थे। एक तो ये वाला रास्ता हो गया, किससे सर, मेडिटेरियन सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए भारत आ जाओ। ठीक है सर। दूसरा क्या था, दूसरा रास्ता था ये जो अंग्रेजों ने खोजा था, जो वास्को ड गामा ने खोजा था, ये वाला, कि भैया केप ऑफ गुड होप, है ना, अफ्रीका से होते हुए सीधे इधर आओ और इधर से इधर निकल जाओ। समझ में आया। दो रास्ते थे यूरोप को भारत से जोड़ने के लिए, दो रास्ते थे। एक तो ये वाला रास्ता था, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ता था, ये वाला रास्ता जो था बहुत ज्यादा लंबा था, घूम के आओ। और ये वाला रास्ता बहुत छोटा रास्ता था। अब हुआ क्या, देखो दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जब ये नाव लेके, मानी चलो नाव है हमारी, है ना, हमारी शिप है बहुत बड़ा, ये लेके आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीच में क्या होता था, बीच में एक बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा था, बीच में एक जमीनी हिस्सा था। अब इस जमीनी हिस्से पे क्या किया उन्होंने, इस जमीनी हिस्से पे इन्होंने नहर बना दी। इस जमीनी हिस्से पे देख रहे हो ध्यान से, छोटे से, ये इस जमीनी हिस्से पे इन्होंने नहर बना दी। अब इस नहर बनने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब तक क्या था, अब तक जमीन बनी हुई थी। जमीन पे होता क्या था, पहले जहाज यहां से यहां तक आता था, फिर उस जहाज पे सामान निकाल के धो के इधर लाया जाता था, उसके बाद इधर से फिर दूसरा जहाज पकड़ना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब इन्होंने बीच में एक नहर बना दी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेडिटेरियन सागर को लाल सागर से जोड़ दिया, किसके थ्रू, सुएज नहर के थ्रू। तो हुआ क्या था, सुएज नहर जो है आप देखोगे 1869 में बनी थी, है ना, 69 में बनी। तो आप देखोगे 1869 में सुएज नहर को बनवाया गया था। और उसके बाद आप देखोगे यूरोप से भारत की दूरी जो है 7000 किलोमीटर की पूरी कम हो गई। दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी, पहले जो था, पहले यहां से घूम के जाया करते थे, है ना। जब से नहर बनी तो आप देखोगे करीबन करीबन 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी, किसके बीच की, यूरोप की और भारत के बीच की, वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। अब इस नहर के बनने के बाद हुआ क्या कि सीधा सीधा जो हमारा लाल सागर है और हमारा जो मेडिटेरियन सागर है, ये डायरेक्टली जुड़ गए, है ना। इनको जोड़ने का काम किसने किया, तो इनको जोड़ने का काम किया हमारी नहर ने। कौन सी नहर ने सर, तो सुएज नहर ने। तो आप देखोगे ना, हमारी जो सुएज नहर जो थी, हमारी जो सुएज नहर जो थी, इसने क्या किया, इसने जो हमारा, है ना, मेडिटेरियन सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम किया। अब क्या था, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जहाज यहां पे सीधे आते थे, है ना, रास्ते में नहर मिलती थी, नहर से होते हुए, इस सागर से होते हुए सीधा भारत ये लोग आ जाया करते थे। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सुएज नहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुएज नहर के बारे में आपसे कोई पूछे कि कब इसको बनाया गया था, 1869 में इसको बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, इस नहर के बनने के बाद आप देखोगे इसने क्या किया, इसने हमारे मेडिटेरियन सागर को लाल सागर से सीधा सीधा जोड़ दिया, जोड़ दिया। ठीक है, पहले क्या था, पहले घूम के जाया करते थे, और भी कई सारे मसले थे। दिक्कत क्या थी, यहां पर आप देखोगे, यहां पर हमारा जो टर्क है, इनका किंगडम चला करता था। तो ये जो टर्क लोग हैं, ये नहीं चाहते थे कि यूरोपियन व्यापार करें, तो बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में ये यूरोपियन जो थे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहर बना दी बीच में। नहर बनने से क्या हुआ कि जो लाल सागर, देखो अब जैसे थोड़ा मैं समझाता हूं, समझो यहां पे दिक्कत क्या थी, ये नहर क्यों बनाई गई, मैं आपको बताता हूं ये नहर क्यों बनाई गई। सुन समझो, मान के चलो ये है हमारा, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरोप है। ठीक है सर, यूरोप है, मान लिया आपकी बात, ठीक है सर, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा एशिया है, ये हमारा पूरा एशिया है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। जैसे आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या, यूरोप है, और ये पूरा हमारा एशिया है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो अब इधर क्या है, ये हमारा, मान के चलो ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा मेडिटेरियन सागर है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, और ये क्या है सर, ये हमारा लाल सागर है।
लाल सागर है, ठीक है ना। और ये क्या हमारा, ये हमारा मान चलो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ, अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि यहां पर ना बीच में क्या था, बीच में जमीन थी, बीच में क्या था, जमीन थी, जमीन थी, क्लियर हुआ। हाँ, अब हुआ क्या, अब दिक्कत क्या होती थी, दिक्कत ये होती थी, मान के चलो कोई जहाज है, कोई जहाज है, वो यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला। अब दिक्कत क्या होती थी, दिक्कत ये होती थी कि बीच में पानी तो है नहीं, बीच में इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो जमीनी हिस्से से जाना पड़ता था इधर, क्लियर हुआ। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जमीन है ना बीच में, तो खोद के हम एक नहर बना देते हैं। तो इन्होंने क्या बना दी, एक बीच में नहर बना दी। अब इस नहर को क्या बोलते हैं, इस नहर को हम सुएज नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इस नहर को क्या बोलते हैं, इस नहर को हम क्या बोलते हैं, समझ, देखो मैंने जो बताया आपको समझ में आया ना। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं सुएज नहर के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे जो हमने नहर बनाई गई, इस नहर को हम क्या बोलते हैं सर, इस नहर को हम सुएज नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सुएज नहर बोलते हैं। इस नहर को हम सुएज नहर के नाम से जानते हैं। समझ में आया या नहीं आया, इन्होंने बीच में क्या एक नहर बना दी और इसको हम जो है सुएज नहर बोलते हैं। क्लियर हुआ, हाँ या ना, फटाफट से बोलो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, एक मिनट रुक जाओ बेटा जी, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ, हाँ, तो इतनी चीजें क्लियर हुई ना, समझ में आई। हाँ, तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इसने क्या किया, आप अगर देखोगे आप, मेडिटेरियन सी को, मेडिटेरियन सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम किया इस नहर ने। समझ में आया, हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। देखो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो आप देखोगे ना, आप जैसे आप देखोगे थोड़ा सा, अब जैसे यूरोपियन जो लोग हैं अपना जहाज लेके निकलेंगे यहां से, आराम से यहां से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए आराम से बीच में इनको नहर मिलेगी, है ना, और ये बिल्कुल लाल सागर से होते हुए भारत में आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर जो हमारे पूर्वी एशिया जो है, पूर्वी एशिया जो है हमारा, पूरा जो पूर्वी एशिया है ये हमारा चाइना है, तो पूर्वी एशिया तक भी ये लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस नहर के बनने के बाद जो है एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को यहां पर मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करें। अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आया करते। अब सुनो थोड़ा सा अगर हम बात करें भारत के, अगर मैं भारत के इतिहास के बारे में बात करूं, तो भारत आपको पता होना चाहिए, भारत का एक बहुत ही धनी देश हुआ है। और ना सिर्फ भारत एक धनी देश हुआ करता था, प्लस भारत एक जो है विश्व गुरु भी हुआ करता था। भारत में स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग आते थे। भारत में लोग जो थे वो क्यों आया करते थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि भारत में बहुत ही विद्वान लोग रहते हैं, विद्वान लोग मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, बड़े बड़े यहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, और ऐसे ऋषि मुनि के साथ मिलकर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग आया करते थे। भारत में आप बात करें, अनेक आप देखोगे, अनेक विश्व के अनेक अनेक बहुत बड़े बड़े यात्री जो थे वो भारत में आए, ठीक है ना। और आप देखोगे कि उस टाइम पर लोग जो यात्रा किया करते थे तो जमीनी यात्रा करते थे, जमीन से होते हुए आते थे, है ना। आप देखोगे जमीन से लोग होते हुए आते थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर समुद्री मार्ग जो है बहुत समय के लिए आप बोल सकते हो लोगों को पता नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो लोगों को नहीं पता था कि समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आप देखोगे लोगों को समुद्री रास्ता पता नहीं हुआ करता था, इसी वजह से आप देखोगे अनेक जो यात्री थे वो जमीन से, है ना, स्थल से चल के जो है आप बोल सकते हो भारत देश में आया करते थे। चाइना हो गया, यूरोप हो गया, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग कोने से भारत में लोग जो है घूमने आया करते थे, ठीक है, क्योंकि भारत में सीखने को बहुत कुछ मिलता था। इसी प्रकार आप देखोगे भारत में बहुत सारी चीजें भी डेवलप हुई, जैसे हम बात करें रामायण की, है ना। और रामायण तो भाई क्या है, जीवन का आधार है। रामायण की अगर हम बात करें, इतनी प्यारी स्टोरी रामायण की हम बात करें, महाभारत की हम बात करें, है ना, हम यहां तक कि हम दशमलव प्रणाली की हम बात करें, डेसिमल सिस्टम की अगर हम बात करें, दशमलव प्रणाली की खोज कहां हुई थी, वो भी भारत में हुई थी। सोच के देखो भारत कितना महान देश है। जो तुम आज दशमलव प्रणाली पढ़ते हो ना, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हो, उसकी भी खोज कहां पर हुई थी, उसकी भी खोज जो है भारत में ही मानी जाती है। भारत आप बोल सकते हो एक बहुत ही महान देश हुआ करता था, है ना, आज है, आज भी है, लेकिन वो महानता हमने कहीं खो दी है। भारत में कपड़े, मसाले वगैरह सबका जो है व्यापार हुआ करता था। तो आप बोल सकते हो भारत जो है, आप बोल सकते हो भारत एक बहुत ही महान देश जो है हुआ करता था। क्लियर हुआ। भारत की ये ऐसे ऐसा बोला जाता है कि भारत में, है ना, भारत में अगर आपको आना है, अगर आपको भारत में आना है तो आप जब भारत से जाओगे तो अमीर बन के जाओगे। क्यों, क्योंकि भारत में कई सारे अवसर अवसर थे। सोच के देखो आज के टाइम पर जो जो अंग्रेज जो हैं इतने अमीर बन के बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो पैसा है वो भारत से ही वहां पर गया हुआ है। समझ रहे हो, अगर हम ना होते
तो शायद वो भी ना होते। अगर हम कपड़े ना बनाते तो शायद वो अंग्रेज नंगे घूम रहे होते। समझो यहां पे थोड़ा सा, शायद हम अगर हम उनको मसाले ना देते तो शायद वो, है ना, बिना नमक का खाना खा रहे होते हो, बिना मसालों वाला खाना खा रहे होते हो। समझो यहां पे किस चीज की बात की जा रही है ना। तो मसाले हमारे यहां से जाते थे, हमारे यहां से कपड़े वगैरह जाया करते थे, तमाम जो चीजें हैं वो हमारे यहां से वहां जाया करती थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, आपने भारत के बारे में तो बता दिया, भारत की स्थिति के बारे में बता दिया, भारत का जो इतना गौरवशाली इतिहास है इसके बारे में भी आपने बता दिया। अब सर ये तो बता दो कि भारत के पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत से टच होते हैं, आपको पता है? थोड़ा सा बताओ आप, हमारे पड़ोसी मुल्क कौन से? आपको अपने पड़ोसी के बारे में तो पता होता है ना, आप जहां रह रहे होगे आपके पड़ोसी होंगे कुछ ना कुछ। अगर हम इसको देश के स्तर पर समझें तो हमारे भी तो कोई ना कोई पड़ोसी मुल्क है। कौन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में जरा बताइए, आप फटाफट से बताइए, कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। चैट सेक्शन में आप आपस में तो बात करते रहते हो लेकिन मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते तुम लोग, जो कि बहुत गलत है, खराब लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है, बहुत। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। रश्मि जी थोड़ा इधर भी ध्यान दे लीजिए, हैं, उनसे बात कर रही हो, हमसे भी बात कर लिया करो थोड़ी बहुत बेटा। अरे अनुज बेटा, जरा हमको भी बोल दो हाय, हैं, हमको तो नहीं बोलते, आपस में लगे रहते हो यार तुम तो, हमें भी थोड़ा सा हाय बोल दिया करो यार, मेरे को तो कोई हाय बोलता ही नहीं है। स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लिया तुमने, बस हो गया, तुमने बीच में तो करते ही नहीं हो तुम। क्या इतना चुभने लगा हूं मैं यहाँ पे? हाँ चलो ठीक है, तुम बहुत बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो आप देखोगे सबसे खतरनाक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो क्या है भाई? वो हमारा चाइना है ना? क्या है हमारा सर? चाइना। चाइना की हम बात करें, दूसरा जो पड़ोसी मुल्क जो हमको बड़ा ही परेशान करता है, जिसको अभी हमने धूल चटाई है, वो क्या है भाई? वो पाकिस्तान है। ठीक है, दूसरा पड़ोसी मुल्क है ना, इनके हमने 11 एयरबेस को जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, 11 एयर मतलब घुस के मारा है इनको, तो हमने घुस के मारा है। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम बात करें, तीसरा हम देश की बात करें तो तीसरा देश जो है नेपाल आ जाता है हमारा। ठीक है सर, नेपाल आ गया। चौथे देश की अगर हम बात करें, चौथे देश की अगर हम बात करें, चौथा देश कौन सा हमारा? तो आप देखोगे हमारा जो भूटान देश है, भूटान, ये भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम पांचवें देश की बात करें तो आप देखोगे म्यांमार जो है, म्यांमार जो है ये भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और बताओ कौन कौन से पड़ोसी मुल्क है हमारे, और बताओ। हाँ, कुछ जो टेरिटरी जो है वो टच होती है किससे भाई? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भी कुछ हमारी सीमा जो है वो टच होती है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहां पर हमारी कुछ सीमा जो है वो अफगानिस्तान से भी टच हो जाती है। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। और बताओ सर, बस इतने ही है? इतने ही है सर बस? नेपाल हो गया, भूटान हो गया। अच्छा सर, अरे आपने सर बांग्ला, हाँ ठीक है सर, बांग्लादेश को क्या ही मैं काउंट भी नहीं करता बांग्लादेश को, चलो तुम बोल रहे हो तो हम लिख देते हैं, है ना। तो हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, ये भी क्या है? ये भी हमारे देश का हिस्सा नहीं, पहले था अब नहीं है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, अब क्या सर यही है बस? क्या सिर्फ यही है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क जो है यही है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो सारे मुल्क हैं ये सारी स्थल सीमा लगाते हैं, स्थल सीमा, जमीनी सीमा। ठीक है ना, ये सारी क्या लगाते हैं सर? तो सर ये सारी जो है हमारे, है ना, जमीनी सीमा लगाते हैं सर। क्या लगाते हैं सर? स्थल सीमा, या फिर आप बोल सकते हो जमीनी सीमा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ ऐसे भी देश हैं जो भैया समुद्री सीमा भी लगाते हैं, समुद्री सीमा। कौन से देश हैं सर? तो ऐसे दो देश हैं भाई, एक तो हमारा श्रीलंका है। क्या है सर? श्रीलंका। और दूसरे क्या है भाई? दूसरा मालदीव, मालदीव। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दो ऐसे भी देश हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं। समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से दो देश जो हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क तो हैं लेकिन इनसे हम स्थल सीमा नहीं लगाते। आप देखोगे इनसे जमीनी सीमा टच हो रही है। लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर क्या है सर? ये हमारा श्रीलंका है जो कि सिर्फ भारत से, तमिलनाडु से सिर्फ 48-50 किलोमीटर दूर है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे और थोड़ा सा नीचे आओगे, दक्षिण साइड, है ना, दक्षिणी पश्चिमी साइड थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर आपको, आप देखोगे यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको मालदीव देखने को मिलेगा, मालदीव। ठीक है,
तो आप देखोगे ना कि टोटल हमारे कितने पड़ोसी मुल्क है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, 9 पड़ोसी मुल्क है हमारे, है ना। 7 जो है इसमें आप देखोगे स्थल सीमा लगाते हैं, और 2 जो पड़ोसी मुल्क आप देखोगे, मालदीव की मैं बात करूं, श्रीलंका की मैं बात करूं, तो इनसे हमारी समुद्री सीमा लगती है, लेकिन ये भी हमारे पड़ोसी मुल्क है। समझ में आया? तो ये भी आपको याद रखना है, याद कर लेना, चुपका लेना एकदम से दिमाग में। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? हाँ, इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, तो ये भी हमारे पड़ोसी मुल्क है। श्रीलंका की हम बात करें और मालदीव की हम बात करें, ये भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में से एक है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज क्लियर हो गई? चलिए, अच्छा अगर हम बात करें भारत का जो दक्षिणी एशिया में जो है महत्वपूर्ण स्थान, अच्छा अब यहां पे बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है। अगर मैं बात करूं भारत की दक्षिण एशिया की, दक्षिण एशिया मतलब सर, दक्षिण एशिया मतलब तो आप देखोगे ना ये देखो दक्षिण एशिया मतलब क्या होगा। हाँ देखो ध्यान से देखो फटाफट से, दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। तुम्हें अगर मैप समझ में आ जाए ना तो ज्योग्राफी जो है ना हलवा लगे तुम्हें, हलवा। अब देखो सर, ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा एशिया है। देखो सर कौन सा सर, ये वाला पूरा जो हमारा, ये आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है सर, ये आप देखोगे ध्यान से देखो फटाफट से, ये आप देखोगे ना पूरा हमारा क्या है, एशिया है, एशिया। ठीक है, एशिया पूरा महाद्वीप है। भारत कहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे भारत हमारा करीबन जो है मध्य एशिया, फिर बोल सकते हो मध्य में दक्षिण एशिया में भारत आता है। हमारा भारत कहां पर आता है, एशिया के भी दक्षिण में आता है। मैंने आपको बताया था, याद करो, पैर के नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण हो गया, सर वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उत्तर ये रहा हमारा, उत्तर एशिया हमारा ये रहा, और दक्षिण एशिया हमारा ये रहा। तो भारत हमारा कहां पर आता है, भारत हमारा वैसे मध्य एशिया में आता है। मध्य में आप देखोगे, मध्य में भी आप दक्षिण एशिया में हमारा जो है पूरा जो भारत देश है वो आता है। ठीक है ना, भारत देश कहां आता है, नीचे आता है। तो अब यहां पर वही बोला गया, आप देखोगे कि भारत की अगर मैं बात करूं, भारत का स्थान जो है दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण है ना। भारत क्यों महत्वपूर्ण है, अब देखो यहां पे, अब ये भी समझो कि सर पूरा महत्वपूर्ण क्यों है, भारत का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सुनो यहां पे, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मान के चलो ये है यूरोप, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है ना, अब सोच के देखो, ये यूरोपियन लोग जब भारत आएंगे व्यापार करने के लिए, यहां से चाहे आए, चाहे वो यहां से निकल के आए, ठीक है, बीच में क्या मिलेगा, बीच में हमारा भारत मिलेगा ही मिलेगा। मतलब तुम यूरोप के लोग जो हैं अगर इधर साइड जाते हैं, यानी कि पूर्व की साइड जाते हैं व्यापार करने के लिए, और उनको कहां जाना है, उनको पूर्वी एशिया में जाना है, उनको जो है आप बोल सकते हो पूर्वी एशिया में जाना है, इधर जाना है उनको, है ना, चाइना जाना है, इधर जाना है ना, पूर्वी एशिया में जाना है, यानी कि आप बोल सकते हो सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है ना, इंडोनेशिया जाना है, इन थाईलैंड जाना है, इन सब जगह अगर जाना है इनको, तो आप देखोगे ना इनको बीच में, है ना, बीच में भारत मिलेगा ही मिलेगा, बीच में भारत मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देखोगे ना सबसे पहले जहाज आते हैं, भारत रुकते हैं, भारत रुकने के बाद जो है किसी, है ना, दूसरे देश में जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है क्या कर रहा है, भारत जो है एक तरीके से यूरोप को पूर्वी एशिया से कनेक्ट कर रहा है ना। भारत क्या कर रहा है, ये जो भारत जो है, भारत देखोगे अगर आप, ये क्या कर रहा है बेसिकली, तो आप देखोगे पूरे यूरोप को भारत से, है ना, भारत जो है क्या कर रहा है, पूरे यूरोप को पूर्वी एशिया से जो है कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसलिए भारत का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम, है ना, केंद्र में है भारत हमारा। भारत हमारे कहां पर है, हमारा भारत केंद्र में है, और व्यापार की पर्पज से हमारा भारत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा भारत जो है वो यूरोप को, अफ्रीका को, है ना, जोड़ रहा है। किससे भाई? तो पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ रहा है। ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों से हमारा भारत जो है वो जोड़ रहा है। जापान भी आ जाता है इधर, जापान हो गया हमारा, है ना, चाइना हो गया इधर, इधर बहुत सारे सिंगापुर वगैरह आ गए। तो इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो अगर मान चलो यूरोप से कोई आया, यूरोप से कोई जहाज लेकर निकला, तो भारत आएगा ही आएगा। तो भारत एक तरीके से जैसे बस अड्डा होता है ना, जैसे तुम बस जा रही होती है तो बीच में बस अड्डा आता है, तो बस अड्डा में बस रुकती है ना, तुम लोग खाना वाना खाते हो, उसके बाद बस जाती है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा भारत देश जो है वो ऐसे ही काम कर रहा है, एक तरीके का केंद्र में काम कर रहा है, केंद्र में ये जोड़ने का काम कर रहा है। अगर कोई जहाज इधर से आएगा तो भारत से होते हुए ही जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो भारत देश बहुत महान देश है भाई, भारत देश बहुत महान देश है। चलिए अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत की अगर मैं बात करूं, 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यहां पर जो है आप बोल सकते हो केंद्र का शासन है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहां पर रूल करती है। ठीक है सर, अब यहां पर आएगा भाई कि कौन कौन से, अब आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये बताओ कि कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, है ना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये सारे, ये जो 8 हमारे क्या है, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यहां पर केंद्र का शासन चलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी। और सारे राज्यों में क्या, और सब में आप देखोगे हमारी राज्य सरकारें हैं। लेकिन अगर इन जगहों की अगर बात करोगे आप, तो इन जगहों पर आप देखोगे कि यहां पर हमारा केंद्र सरकार चलती है। यहां पर केंद्र की सरकार चलती है, यहां पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। ठीक है ना,
क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हम इनको ही हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज इसको हम बोलते हैं। याद रखनी है हमारे देश में 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। यहां पर केंद्र सरकार चलती है। एग्जैक्टली, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ना? हाँ, केंद्र का शासन है इधर। एग्जैक्टली, क्लियर हुआ ना? केंद्र का जो है शासन यहां पर रहता है। अच्छा सर, अंडमान निकोबार कहां पर है? तो आप देखोगे ना, अंडमान निकोबार ये हमारे द्वीप समूह है। ये देखो, ये हमारे अंडमान निकोबार है। किधर सर? पूर्व की साइड। ये कहां पर आते हैं सर? ये हमारे बंगाल की खाड़ी में आते हैं। वहीं आप अगर हमारा अरब सागर में जाओगे तो यहां पर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको जो है लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा श्रीलंका है। और इधर थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मालदीव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे क्लियर होंगी? चलिए चलिए, है ना। पड़ोसी मुल्क मैंने आपको बता दिए हैं, पड़ोसी मुल्क मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे आप देखोगे, है ना, उत्तरी पश्चिम में हमारा पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, उत्तर में हमारा चीन आ जाता है। ठीक है ना, तिब्बत आ जाता है। तिब्बत तो खैर चीन के अंडर में ही है। फिर नेपाल आ जाता है, हमारा नेपाल हो गया, है ना, भूटान हो गया, है, बांग्लादेश हो गया। फिर आप देखोगे पूर्व में अगर आप जाओगे तो आपको म्यांमार मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो देश हैं वो यहां पर आ जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा दक्षिण में जाओगे तो हमारी समुद्री सीमा जो है श्रीलंका और मालदीव में भी टच होती है। तो ये देखो, ये हमारा क्या, ये हमारा श्रीलंका है और ये हमारा मालदीव है। मालदीव एक अलग देश है, श्रीलंका भी एक अलग देश है। तो हमारे इतने सारे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ, आप समझो। यहां पे ये आखिरी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझो यहां पे। अब यहां पे बात हो रही है किसकी भाई? यहां पर बात हो रही है दो चीजों के बारे में। यहां पर बात हो रही है जल संधि के बारे में। सर, जल संधि क्या होती है? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट। अब थोड़ा सा पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट है अपना। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। अच्छा सर, जल संधि क्या होती है? अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? ये भारत का हमारा ये वाला हिस्सा है ना। ये भारत का आप देखोगे ना नीचे ये वाला हिस्सा, इसकी अगर मैं बात करूं, ये वाला हिस्सा है। ये क्या भाई? हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु, है ना। कहां आता है सर? ये आप थोड़ा सा देखोगे तो ये देखो, ये वाले हिस्से की बात की जा रही है। ये वाले हिस्से की बात की जा रही है। ये वाला हिस्सा है ना, तमिलनाडु, बिल्कुल दक्षिणी भाग में, है ना। इस हिस्से की बात की जा रही है यहां पर, इस पूरे हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो अगर मैं बात करूं इतने हिस्से की, तो ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा तमिलनाडु है सर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर, तमिलनाडु है। और ये क्या है सर हमारा? तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे साथ समुद्री सीमा लगाता है, जो है श्रीलंका। इतना तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लियर हुआ ना? हाँ। अब यहां पर बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में, है ना, हमारा भारत और श्रीलंका, या फिर आप बोल सकते हो तमिलनाडु और ये जो श्रीलंका है, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जल संधि है। अब जल संधि सर क्या होता है? जल संधि का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेट। यहां पे जल संधि, जल संधि का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि दो वाटर बॉडीज, है ना, एक पतली सी हमारी, एक पतला सा चैनल जो है, एक पतला सा चैनल जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जल संधि बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? मान के चलो, ये क्या है यहां पर, सोच के देखो, ये हमारा क्या है यहां पर? ये हमारी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, एक दूसरी बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो हमारा ये छोटा सा जो रास्ता दिख रहा है ना, ये छोटा सा रास्ता, ये क्या हो गया? ये हमारी जल संधि है। जल संधि का काम क्या होता है कि दो जो वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? उनको जोड़ने का काम हमारी जल संधि कर रही है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, जल संधि यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा जी? फटाफट से बताओ जल्दी से। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो दो बड़े बड़े जल निकाय को जोड़ने वाला जो एक चैनल है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दो बड़े बड़े जल निकाय कौन से हैं? तो इधर आप देखोगे, इधर हमारा क्या है? इधर हमारा आप देखोगे हमारा, है ना, ये अरब सागर इधर है, अरब सागर है इधर। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक पतला सा जो चैनल है, वो इनको जोड़ने का काम कर रहा है ना। इन दोनों ने एक इतने बड़ी वाटर बॉडी, इतने बड़े जल का जो निकाय है और इतना बड़ा जो जल का निकाय, इनको जोड़ने का काम किसने किया है? इनको जोड़ने का काम किया है हमारी जल संधि ने, स्ट्रेट ने। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ ठीक है। अब यहां पर एक बात बोली गई है, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित एक संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग होता है। अब सुनो, यहां पे
यहां पे दो चीजों की बात की गई है कि ये क्या, देखो ये एक जल संधि है, इस जल संधि को हम बोलते क्या है भाई, तो इसको हम पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पाक जल संधि। ये कौन सी जल संधि है सर? ये कौन सी जल संधि है? तो इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, यानी कि इस सागर को जोड़ने वाला जो एक चैनल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है सर। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको क्या मिलती है? यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलती है, यहां पर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है सर। सर ये मन्नार की खाड़ी, देखो मन्नार तो नाम है, खाड़ी का मतलब क्या होता है? देखो खाड़ी का मतलब होता है कि कोई भी एक वाटर बॉडी, कोई भी एक जल निकाय जो कि किसी भी लैंड बॉडी के अंदर जो है घुसने की कोशिश करता है। अब आप देखोगे यहां पर ये क्या है? ये हमारा लैंड पार्ट है ना? ये भी हमारा लैंड वाला पार्ट है, ये भी हमारा जमीनी पार्ट है। अब इसके अंदर पानी क्या है? पानी घुसने की कोशिश कर रहा है, देखो है ना, पानी घुस रहा है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? आप देखोगे ना, इसको ये पूरा जो है क्या है, ये जो जल जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, हमारी जो लैंड बॉडी जो है, हमारे जो जमीनी हिस्सा जो है, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है पानी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम खाड़ी बोलते हैं, इसी को हम खाड़ी बोल देते हैं। समझ में आया? देखो जल संधि क्या होती है? जल संधि एक पतली सी एक ऐसी चैनल है हमारा, जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। और खाड़ी क्या है हमारा? खाड़ी अगर आप देखोगे, खाड़ी का मतलब क्या होता है? एक जब वाटर बॉडी अंदर पेनिट्रेट करती है, घुसती है, किसके? दो लैंड बॉडीज के। तो यहां पर भी आपको लैंड मिलेगा, यहां पर भी आपको लैंड मिलेगा, इसके अंदर पानी घुसने की कोशिश कर रहा है। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने खाड़ी बोल दिया। खाड़ी का मतलब समझ में आया? हाँ, तो आप देखोगे हमारा जो श्रीलंका है और जो हमारा भारत है, ये कैसे अलग है? तो ये दो चीजों से अलग है। कैसे अलग है? तो एक तो हमारी जल संधि है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। दूसरा, बीच में क्या आ जाती है? बीच में हमारी मन्नार की खाड़ी आ जाती है। मन्नार की खाड़ी आप देखोगे, ये भी हमारा जमीनी हिस्सा है, ये भी हमारा जमीनी हिस्सा है, इसके बीच में पानी घुसने की कोशिश कर रहा है, पेनिट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो आप देखोगे, अगर अभी आपसे कोई पूछे, क्या पूछे सर? कि बेटा एक बात बताओ, कोई भी टीचर तुमसे पूछे कि एक बात बताओ, हमारा श्रीलंका और भारत अलग अलग है ना, तो इन दोनों को अलग क्या करता है? कौन सी दो चीजें अलग करती हैं ना? तो पहली चीज आपको बतानी है क्या सर? एक जल संधि है, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, है ना। पाक जल संधि क्या है भाई? तो बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप है बीच में, ये जो पूरा गैप दिख रहा है, जो क्या कर रहा है? जो बड़े बड़े दो सागरों को जोड़ रहा है। एक तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा अरब सागर, ठीक है, और हमारा फिर आप देखोगे नीचे आप अगर आओगे, हमारा हिंद महासागर है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई? इनको जोड़ने का काम हमारी जल संधि कर रही है। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, है ना। जब जलों का जुड़ाव होता है, तो यहां पे एक ये जल है, यहां पे ये भी जल है, इनका जुड़ाव हो रहा है, मतलब जल की संधि हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जल संधि बोलते हैं। तो इस जल संधि का नाम क्या? पाक जल संधि। दूसरा क्या है? दूसरा बीच में क्या आता है? दूसरा हमारा खाड़ी आ जाती है। खाड़ी किसकी खाड़ी है सर? मन्नार की खाड़ी है। समझ में आया? हाँ, तो ये दो जो चीजें हमारी, जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो है क्या करते हैं? भारत को, श्रीलंका को अलग करते हैं। हालांकि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे साथ आप बोल सकते हो समुद्री रेखा या फिर समुद्री जो सीमा है वो साझा करता है। समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है चैप्टर पूरी तरह से। और आपको पता है मॉलडीव सर कहां पर है? तो मॉलडीव आपको पता होना चाहिए, मॉलडीव कहां पर है सर? मॉलडीव भी एक देश है जो कि बिल्कुल दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण की तरफ जो है, आप बोल सकते हो दक्षिणी पश्चिम की तरफ जो है मॉलडीव हमें देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये श्रीलंका है, और थोड़ा सा इधर साइड और आओगे आप, पश्चिम साइड, तो आपको बिल्कुल नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉलडीव देखने को मिल जाएगा। ये भी मॉलडीव, देखो मॉलडीव एक देश है, मॉलडीव भी एक देश है। मॉलडीव हमारे देश का हिस्सा नहीं है। हमारे देश का हिस्सा क्या है? हमारे देश का हिस्सा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये दोनों जो द्वीप समूह हैं वो हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन मॉलडीव की मैं बात करूं, मॉलडीव एक अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब प्रश्न करिए फटाफट से, चैप्टर हुआ समाप्त, कंप्लीट हुआ चैप्टर। और फटाफट से प्रश्न कर लो जल्दी से। प्रश्न क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? इसके बाद रिवीजन भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसका हम रिवीजन भी करेंगे, चिंता मत करो। पहले क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, डाउट्स भी देख लूंगा भाई, डाउट्स देख लूंगा, सब देख लूंगा। रुको यहाँ, फटाफट से करो जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया।
तुम्हें सीखा मैंने जीना। चलो ठीक है, समय हुआ समाप्त। तो आप देखोगे कर्क की रेखा भाई राजस्थान से भी होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होके भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी होके गुजरती है, उड़ीसा से होके नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33% बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है और 38% बच्चों ने राजस्थान बताया। इतने चांटे पड़ेंगे ना तुम लोगों के, तुम्हें कितना भी सिखा लो भाई, तुम तो भाई बिल्कुल हग देते हो तुम लोग हैं। उड़ीसा कहां पर आता है भाई, बताइए जरा। हैं क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से, फिर से देखो फटाफट से, ध्यान से देख तू, इतने चांटे पड़ेंगे चांटे। ये देख, देख ध्यान से देख, फटाफट से देख। ये हमारी कर्क रेखा है, गुजरात ये हो गया, राजस्थान से जा नहीं रही है, देख ये राजस्थान से नहीं जा रही, फटाफट से बता राजस्थान से जा रही है नहीं आ रही, देख ध्यान से देख फटाफट से, ये देख ये राजस्थान से जा रही है नहीं आ रही है, देख ये आगे हिस्सा राजस्थान का, राजस्थान से उड़ीसा कहां पर है सर, उड़ीसा, उड़ीसा कहां पर है सर, उड़ीसा हमारा नीचे आता है, ये देखिए ये है उड़ीसा हमारा, ये हमारा उड़ीसा है ना, उड़ीसा ये है, यहां पे कहां जा रही है, उड़ीसा से नहीं जाती, उड़ीसा से नहीं जाती, कहां से जाती है सर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से जाती है। पगलेट, सबके सब गलत है भाई, कुछ पढ़ाने का फायदा नहीं है भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, खुद मजा नहीं आता भाई, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करो फटाफट से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे ज्यादा पूर्वी देशांतर कौन सा, फटाफट से बताओ जल्दी से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, बताइए जल्दी से। 97 डिग्री, 25 मिनट, 77, 68 या फिर 82? सबसे ज्यादा पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये भी गलत करोगे मुझे पता है, ठीक से पता है मुझे, ये भी तुम गलत करोगे। बहारों की बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा तुम सब कुछ करते हो, पढ़ाई के अलावा सारे कांड कर्म करते हो तुम लोग भाई, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया करो, भला हो जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, समय हुआ समाप्त। तो भारत की सबसे पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूं, यानी कि किसकी बात की जा रही है, ध्यान से देखो फटाफट से, किसकी बात की जा रही है ना, तो हमारा ये देशांतर है, ये लंबी लंबी लाइनें देशांतर, तो सबसे ज्यादा पूर्वी देशांतर कौन सा है हमारा, तो ये भी पूर्वी है और ये भी पूर्वी है, ये तो मैंने बताया था आपको। ऐसा करके मत आ जाना सर ये पश्चिम है या पूरब है ना, ऐसा नहीं। पूरे भारत की अगर स्थिति देखोगे तो ये भी पूरब है और ये भी पूरब है, पूरे भारत की स्थिति देखोगे तो ये भी उत्तर है अक्षांश है, ये भी उत्तर अक्षांश है, ठीक है, तो ये मत भूलना। तो सबसे पूरब कौन सा है, पूरब तो ये भी है, पूरब 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 ये भी है, सबसे सबसे ज्यादा पूरब कौन सा, तो बिल्कुल ये वाला जो पूरब आएगा, ये देखो ये वाला है ना, तो ये कितने डिग्री पे आता है, तो ये आता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पे, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो भाई 68% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर समर, तक्षराज, अभिनव, नरेश, देव, मोहम्मद सानिब, बहुत बढ़िया, सुमित, रुद्र खारे, नैतिक, अभय शुक्ला। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बात कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न करता हूं, उसके बाद जो है और भी प्रश्न करने हैं, बहुत सारे प्रश्न करने हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, बताइए फटाफट से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? अच्छा प्रश्न है, जनरल नॉलेज वाले प्रश्न, थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा तो ये प्रश्न जो है तुम कर लोगे। नेहा बेटा क्या हुआ, बिटिया क्या हुआ तुमको, इतना काहे रो रही हो बेटा, नेहा बेटा जी क्या हुआ तुमको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अरे इतना मत रोया करो, इतना पोल को लेके सीरियस होते हो हैं, पोल को लेके लड़कियां बहुत सीरियस हो जाती हैं, लड़के तो भाई एकदम मस्त मौला हैं, तुम सीरियस नहीं होते, लड़कियां थोड़ी जल्दी सीरियस हो जाती हैं ना। चले चले बहुत ही बढ़िया, हाँ तो समय हुआ समाप्त। तो अगर आप देखोगे हमारे नेपाल जो है, हमारा नेपाल देश जो है, आप देखोगे, देखो ओहो हो, देखो तो भाई तुम मतलब, ये बता भाई भूटान की जो सीमा है वो यूपी से लगती है, तू ये बता,
बिहार से लगती है भूटान की सीमा। इतने चांटे पड़ेंगे तुम लोगों के, समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। समझ में नहीं आ रहा ना, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इससे अच्छे से मैं नहीं समझा सकता भाई, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। क्या करूं तुम लोगों का भाई। अभिषेक, नरेश, देव, हाँ, अनुष्का, हर्षित पांडे, सूरज, नारायण। अरे भैया देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, फटाफट से, ध्यान से देखो, फटाफट से। ये देखो मैप को, ध्यान से देखो, फटाफट से मैप को, ध्यान से देख, ध्यान से देख मैप को, ये देख, ध्यान से देख। ये क्या हमारा, ये नेपाल है हमारा, ये हमारा नेपाल है, ठीक है। नेपाल की सीमा किससे लग रही है, नेपाल की सीमा किस किस से लग रही है, देख ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से लग रही है, यूपी से लग रही है, बिहार से लग रही है, सिक्किम से लग रही है इधर, ठीक है। इतने सारे देशों से, बंगाल से लग रही है, बंगाल से भी लग रही है थोड़ी बहुत। तो इतने सारे देशों से सीमा लग रही है नेपाल की। ये हमारा नेपाल है, ये नेपाल है, नेपाल, ठीक है। तो ध्यान से अगर तुम देखते हो ना, ध्यान से अगर करोगे तो बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है ये। तो उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सबसे जो है नेपाल की सीमा लगती है। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पोल पहले आ गया था, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम, एक काम करो, पोल फिर से करो, फिर से एक तुम्हें मौका दे रहे हैं, फिर से मौका दे रहे हैं, फिर से तुम गलत करोगे, तुम फिर से गलत करोगे। फिर से मैंने पोल दिया है, फिर से करो, जल्दी से, जल्दी से करो, फिर से। कौन करेगा, जल्दी से करो। कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा किससे लगती है, बताइए फटाफट से। अरे बोलिए, बोलिए जरा, बोलिए जनाब, बोलिए। बेटा मैप की क्लास एक अलग से करेंगे हम, जिसमें तुम्हारा पूरी एक क्लास में जितने भी मैप के प्रश्न आ सकते हैं वो मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा सारे के सारे, है ना। तो मैप बाद में करते हैं, अभी मैप तो करवाएंगे भाई, बिना मैप के तो कुछ है ही नहीं भाई। मैप करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, इकट्ठा एक ही क्लास में जो है पूरा मैप हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब करके दिखाओ ये वाला प्रश्न। फूलों की रानी। चलो ठीक है भाई, समय हुआ समाप्त। चलो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, नेपाल जो है, नेपाल की सीमा लगती है। अभी भी भाई, ओ हो, अभी भी 14% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अब क्या ही बताएं हम तुमको, क्या ही बोले, क्या ही बोले तुमको। पढ़ाई कर लो बेटा थोड़ा, मतलब तुम ये वही, ये 16%, 14% जो बच्चे हैं ना, ये वही बच्चे हैं जो कि चीटिंग से भी फेल हो जाएंगे। तुम्हें अगर कोई चीटिंग दे देना, चीटिंग किल्ला, देखो देखो, एक काम करना है, तो ये प्रश्न है, इसका आंसर है, तुम्हें बस टीप के लिखना है, तुम उसमें भी नहीं कर पाओगे तुम। चलो ठीक है। शुभ, यश, सूरज, सुमित, डॉक्टर समर, अभिषेक, नरेश, अभिनय, अनिकेत। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इतने ही प्रश्न करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ये वाला होमवर्क में ले लो, दोनों होमवर्क में ले लो, ये भी होमवर्क में तुम्हारा है ना, और ये भी तुम्हारा होमवर्क में है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये होमवर्क में मैं तुम्हें दे रहा हूं, दोनों होमवर्क में करके लाना तुम, ठीक है ना। अच्छा, कर्क रेखा किस रास्ते से होकर नहीं गुजरती, मैंने बता दिया था ऑलरेडी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से हैं देखो। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, तो मैंने आपको बताया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मैंने ये भी बताया था आपको, भारत का 7वां स्थान है, ठीक है सर। उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। कौन से क्षेत्रफल, अब यहां पे वही बात हो रही है कि बाकी के 6 देश कौन से हैं, तो आप देखोगे नंबर 1 पे कौन आता है, रूस, नंबर दूसरे पे कौन आता है, कनाडा, नंबर तीसरे पे अमेरिका, नंबर चौथे पे चीन, फिर हमारा आता है ब्राजील, और 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने राज्य हैं, तो आप ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है। भारत में अभी लगभग जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, तो मैंने ये भी बताया था, 97.25 पूर्वी देशांतर है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो आप देखोगे अरब सागर में, आप देखोगे अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप समूह है, तो हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है हमारा, लक्षद्वीप जो हमारा, ये हमारा आता है कहां पर सर, ये हमारा आता है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या आता है, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह है। सर द्वीप समूह क्या होता है, कोई भी एक ऐसा लैंड, कोई भी एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सारे अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप, ये सारे मैंने करवा दिया आपको, सारे प्रश्न जो मैंने करवा दिए। अब ये वाले प्रश्न आ गए हैं। अच्छा, ये प्रश्न क्या है भाई, आपके एनसीईआरटी के ही प्रश्न है।
सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। मैंने बताया था आपको कि अगर मैं बात करूं सूर्योदय की, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, अगर इसको हम कंपेयर करें कहां से, गुजरात से, जो कि प्रॉपर तरीके से पश्चिमी भाग में आता है, तो अगर आप देखोगे तो इनको कंपेयर करोगे तो 2 घंटे का फर्क आता है। मतलब आप बोल सकते हो कि, है ना, सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश में जो होता है और आप बोल सकते हो गुजरात में जो हो रहा है उसमें 2 घंटे का फर्क है। कहने का मतलब यह है, क्या फर्क है, समझ रहे हो ना बोल क्या रहा हूं मैं। और अगर मैं दोनों प्रदेशों की बात करूं, दोनों राज्यों की बात करूं, इनकी घड़ी में एक ज्यादा समय हो रहा होगा। 2 घंटे का अंतर है, फिर भी एक ज्यादा समय हो रहा होगा। ऐसा क्यों होता है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, ये बिल्कुल कहां आता है सर, ये बिल्कुल ही पूर्वी देशांतर में है ना, 97 डिग्री, और ये 68 डिग्री में आता है। हमारा गुजरात जो है वो हमारा 68 डिग्री में आता है। इन दोनों के बीच में लगभग जो है 30 डिग्री का गैप है। बताया था, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, तुम्हें बताना पड़ता है जरा मैप में, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। ये हमारा क्या, ये हमारा गुजरात है, और ये हमारा क्या, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर अगर 4 बजेंगे तो यहां पे क्या बज रहे होंगे, यहां पे 4 बजे सुबह हो रही होगी, तो यहां पर अभी 2 बज रहे होंगे। यहां पर अगर 6 बज रहे हैं, यहां पे 4 बज रहे होंगे। ठीक है ना, क्यों सर, क्योंकि इनके बीच में और इनके बीच में ये 97 डिग्री पर है, ये हमारा 68 डिग्री पे है, तो लगभग जो है आप देखोगे ना 30 डिग्री का फर्क आता है। 30 डिग्री का जब फर्क आता है, यानी कि आप देखोगे 2 घंटे का फर्क आ रहा है, 2 घंटे का फर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग देशांतर पर है, 30 डिग्री का जो है फर्क आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको गला चिल्ला चिल्ला के मैंने फाड़ फाड़ के जो है आपको सिखाया था मैंने, तो ये थोड़ा सा देख लेना, आपकी किताब में जो है प्रश्न दे रखा है। क्लियर हुआ ना, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। इसलिए दोनों स्थानों की सूर्योदय में के समय में 2 घंटे का जो है अंतर आ जाएगा। और वही मैं बात करूं कि जब सुबह होगी, तो मान के चलो अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितने बजेंगे, गुजरात में 4 बज रहे होंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का समय आ जाता है। अच्छा, समय निकालना बताऊं, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल समय है। 30 डिग्री है ना। अब डिग्री का सीन क्या होता है, आप देखोगे कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है सर। तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 30 डिग्री बराबर कितने होंगे, है ना, तो 4 इंटू 30, तो लगभग 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, है ना। अब 1 डिग्री बराबर क्योंकि 4 है, तो यानी कि 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 120 डिग्री बराबर 2 घंटा। समझ गए ना, बहुत ही सिंपल है कि भाई 30 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, टोटल कितनी डिग्री है, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, इधर 68 डिग्री है, इधर हमारा 97, 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो इसका मतलब 30 को अगर आप 4 से भाग दोगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं, 30 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आ रहा है, 120 मिनट आ रहा है। 120 मिनट को जब आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे तो आएगा ना। 120 मिनट बराबर कितना हुआ, 2 घंटे। समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, कल बताया तो था, उस दिन बताया था इस कॉन्सेप्ट को, तुम समझे ही नहीं यार, गलत बात है यार, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। हम्म 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 क्लियर है, हाँ सर, 4 डिग्री ही क्यों लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने। अरे किसी के मन में प्रश्न आया कि सर 4 डिग्री ही क्यों लेते हैं, किसी के मन में प्रश्न आया कि सर 4 डिग्री क्यों लेते हैं, ये बताओ, किसी के मन में प्रश्न आया 4 डिग्री क्यों लेते हैं। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा कि सर 4 डिग्री ही क्यों लेते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही क्यों होते हैं। किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही क्यों होते हैं, किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा मेरे से। ये प्रश्न पूछना चाहिए था भाई। हाँ, बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्या भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो जब भी समय की बात होगी तो हम देशांतर की ही बात कर रहे होंगे। मतलब ये लंबी लंबी जो लाइनें, ये जो लंबी लंबी लाइनें है ना, अब ये जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो पूरे पृथ्वी पर कितनी है ये, क्योंकि पूरी पृथ्वी गोल है ना, मतलब गोल तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ चपटी हुई है ऊपर से, लेकिन हाँ वैसे कितनी है पूरी गोल साइज में, तो आप देखोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री है या नहीं है। आप ये प्रश्न पूछना चाहिए था आपको, ये प्रश्न पूछना चाहिए था, सर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही क्यों होते हैं। क्योंकि पूरे, अगर मैं अर्थ की बात करूं, पूरे अर्थ की, पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, तो पूरी पृथ्वी पे 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री है।
360 डिग्री है। अब 1 डिग्री बराबर मैंने क्या बोला है, अब मैंने बोला 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि अगर आप 360 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करोगे, ये कितना आ रहा है टोटल, तो आप देखोगे 0, है ना, 6 चौक 24 की 4 हासिल 1 4 12 14, 1440 मिनट आ रहा है, 1440 मिनट आ रहा है, ठीक है, 1440 मिनट आ रहा है। अब जब 1440 मिनट टोटल आ गए, मतलब क्या हुआ, मतलब पृथ्वी जो होती है वो एक दिन में पूरा 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। अरे भैया एक दिन कितने का होता है, एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटे का एक दिन होता है ना। तो आप देखोगे टोटल जो मिनट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, टोटल मिनट आ रहे हैं 1440। मतलब अगर पूरे अर्थ 360 डिग्री तुम घूम जाओगे, पूरे 360 डिग्री पृथ्वी जो होती है सूरज का एक दिन में चक्कर काट लेती है, समझ रहे हो ना। पृथ्वी जो होती है वो अपने एक्सिस पे घूम जाती है, घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे लग जाते हैं उसको एक चक्कर लगाने में। अब क्योंकि 360 डिग्री मैंने लिया है, तो उसको 360 डिग्री घूमने में, पूरे एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। तभी 24 घंटे का एक दिन होता है, नहीं होता। अब 24 घंटे का एक दिन होता है, तो आप देखोगे 1440 को जब भाग दोगे 60 से, तो ये कितने निकलेंगे, 24 घंटे। अब समझे कि हमने 4 डिग्री ही क्यों लिया, अब समझे हमने 4 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि भैया 360 हमारी देशांतर रेखाएं है ना, मतलब पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। अब 24 घंटे को जब तुम मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो 24 गुणा 60, ये कितना आएगा, 1440 मिनट, 1440 मिनट आएगा सर, 1440 मिनट आएगा। तो इस वजह से, और हाँ 1440 मिनट आ रहा है, और आप देखोगे कि पूरे पृथ्वी पे कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 डिग्री है, क्योंकि गोल है पूरी। तो 360 अगर आप देखोगे 1440 को जब आप 360 से भाग दोगे, तो कितना आ रहा है सर, ये 4 निकल के आ जाएगा। पूरी मैथ सिखा दी भाई, आज तो पूरी मैथ सिखा दी, समझ में ये चीज क्लियर हुई ना। ये अच्छा प्रश्न पूछा है, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप अगर आपको पता है कि 360 डिग्री है पूरा हमारा पृथ्वी की हम बात करें, 360 डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्यों हुए, क्योंकि भैया 360 डिग्री घूमने में, एक पृथ्वी को एक चक्कर पूरा घूमने में, अपने एक्सिस पे घूमने में, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर भी लगा रही है, एक साल में एक चक्कर लग जाता है, और फिर अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूमती भी है। और जब पृथ्वी घूमती है तो एक पूरा चक्कर कैसे लगाएगी वो, क्योंकि 360 डिग्री है ना, तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि भाई 360 डिग्री हमने मान लिया, 360 डिग्री को जब आप देखोगे तो एक दिन में 24 घंटे में हमारे 360 डिग्री पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। और जब 360 डिग्री कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये कितना निकल के आता है सर, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट पृथ्वी घूम रही है, 1 डिग्री में हमारी 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है हमारी। आप देखोगे ना 1 मिनट बाद, अगर आप 4 मिनट बाद चेक करोगे, तो पृथ्वी जो हमारी 1 डिग्री घूम गई होगी, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके पूरी 360 डिग्री। और पूरी 360 डिग्री में पृथ्वी जो है अपना एक्सिस पे पूरा घूम जाएगी, और यानी कि अगला दिन आ जाएगा। अभी कितने बज रहे हैं, जैसे मान के चलो अभी बज रहे हैं 7:22, और कल ठीक यानी कि कल ठीक 24 घंटे बाद 7:22 पे पूरी 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये समझो यार, ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं भाई, नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। मैंने आपको कराया था भाई, भारत की जो स्थिति है वो केंद्र में है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल केंद्र में आता है बिहार, है ना, हमारा जो भारत है बिल्कुल केंद्र में आता है एशिया की। अगर हम बात करें तो भारत को क्यों लाभ मिल रहा है, तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं यूरोप की, अगर मैं बात करूं जो अरब के जितने भी देश हैं उनकी मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं पूर्वी एशिया की, तो भारत ने क्या किया, भारत ने इन देशों को जोड़ने का काम किया। मैंने आपको बताया था भारत का जो लोकेशन है इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत ने यूरोप की हम बात करें, हम अरब देशों की बात करें, इनको पूर्वी एशिया से जोड़ने का काम किया है ना। मैं जैसे बीच में खड़ा हुआ हूं, मैं तुमसे कोई सामान लूं और सामान उठा के इनको दे दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तो ऐसे भारत की हम बात करें, भारत ने पूर्वी एशिया और यूरोप और अरब देशों को जोड़ने का काम किया है, सबसे बड़ी बात है। तो आप देखोगे भारत जो है क्या रहा है, भारत हमेशा एक व्यापार का केंद्र बना रहा है। तो आप देखोगे ना, भारत से होके ही ये सारे देश जो है भारत से होके ही व्यापार करते हैं। क्यों, क्योंकि जलमार्ग जो है वो भारत से होते हुए ही जाता है। क्लियर हुआ ना, तो ये हुआ हमारे चैप्टर का एंड। तो एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा डाउट्स और देख लेते हैं बच्चों के, क्या डाउट्स हैं। 360, हाँ देखो 360 डिग्री ही क्यों, तो देखो ध्यान से, है ना। ये एक बात बता, तूने गणित में पढ़ा है, कमल सर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, कमल सर से पूछना सर, ये सवाल कमल सर से पूछना कि सर ये 360 डिग्री का क्यों होता है ना। तो अगर हम बात करें, ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा 80 डिग्री का एंगल है, ये पूरा 80 डिग्री का होता है, और पूरा घुमा दोगे तुम तो ये कितने डिग्री का हो गया, तुम्हारे 360 डिग्री का हो गया।
पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी भी तो कुछ ही इसी शेप की है ना। ये कितना डिग्री हो गया ये पूरा हमारा, ये 360 डिग्री हो गया। समझ में आया? ये तो गणित का सवाल है भाई। 300, अरे जो सर्कल होता है, जो स्पीयर होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का ही होता है ना। तो हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है? तो हमारी पृथ्वी की शेप भी तो ऐसी है ना कुछ। खैर ऊपर से थोड़ी चपटी है लेकिन शेप तो ऐसी है। तो कितना होगा? तो ये 360 हो जाएगा ना। तो 360 हमारी देशांतर रेखाएं होंगी, इसलिए 360 लिया है हमने। समझ में आया? और हाँ, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4 मिनट। क्यों हुआ? समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि टोटल 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे को आप कन्वर्ट करोगे, 24 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक लगभग 1440 है ना। और क्योंकि पूरी पृथ्वी की हम बात करें अपने एक्सिस पे घूमने में, क्योंकि पूरा घूम रही है पृथ्वी हमारी, तो 360 डिग्री चक्कर लगाएगी पूरा पूरा, जैसे मैं पृथ्वी हूं है ना, तो मैं ऐसा पूरा घूम गया, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तभी तो दिन और रात होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी घूमती रहती है। तो अगर मैं यहां से घूमना शुरू करूं, देखो ध्यान से देखो, ऐसे घूमना शुरू करूं, ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे घूमना शुरू करूं तो मुझे कितने घंटे लग रहे हैं? मुझे 24 घंटे लग रहे हैं यहां पे सीधा आने में, 24 घंटे लग रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने 360 डिग्री घूमा तभी तो 24 घंटे लगे ना मुझे। तो ऑब्वियसली बात है 24 घंटे बराबर 1440 मिनट। और क्योंकि मैं 360 डिग्री घूम रहा हूं, तो अगर आप भाग दोगे इसको तो 4 मिनट ही निकल के आएगा। इसलिए 1 डिग्री बराबर, मतलब मैंने एक देशांतर रेखा खींची तो ये 1 डिग्री हो गया है ना, दूसरी खींची मैंने, ये 2 डिग्री हो गया। तो ऐसे करके आप देखोगे ना, ये 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इतना डीप में कोई बताता नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूं। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिलीटेड है, फिर भी मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो ये प्रॉपर, ये देखो, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये वाला, ये पूरा आपका 90 डिग्री हो गया। ये अगर आप पूरा देखोगे, ये वाला, ये आपका पूरा 180 डिग्री हो गया, और ये पूरा आपका जो है 360 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया। सर जब पृथ्वी गोल है उसका एक चक्कर, अरे बेटा ये फालतू सर, जब पृथ्वी गोल है उसका एक चक्कर लगा। नहीं बेटा, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से, बट थोड़ा सा प्रश्न आपका समझ में आया नहीं मेरे को। अरमान बेटा देखो, तुमने या तो पहला लेक्चर देखा नहीं है मेरा, और समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वीडियो कॉल करनी थी, वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल कर रहे हैं, रुको कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो कॉल रुक जाओ। अच्छा, जीएमटी, एक मिनट, हाँ जीएमटी क्या होता है बेटा? जीएमटी होता है ग्रीन विच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब होता है बेटा ग्रीन विच मीन टाइम। रुको यहां पे ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, इसमें अगर तुमने ये वाली लाइन खींच दी है ना, यानी कि ये दो भागों में विभाजित कर रही है इसको, एक तो हमारा पूरब और ये हमारा पश्चिम, ठीक है। अच्छा, बीच में जो तुमने एक लाइन खींची है जो पूरी दुनिया का समय निर्धारित कर रही है, इसको हमने बोल दिया जीएमटी। ग्रीनविच क्या होता है? ऐसा ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ग्रीनविच एक जगह है जो कि यूरोप से होते हुए जाती है, इसको हमने बोल दिया। अच्छा, यहां पर पूरे विश्व का जो समय है वो यहां के हिसाब से जो है निर्धारित किया जाता है। ये जो लाइन, ये जो देशांतर लाइन हमने खींची है, जो दो बराबर बराबर हिस्सों में इधर और इधर है ना, एक तो पूरब, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध को दो बराबर बराबर हिस्सों में जो लाइन बांट रही है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने जीएमटी बोल दिया है, इसको हमने जीएमटी बोल दिया, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे हमने देखा था ना कि भाई कोई भी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, उत्तरी पूर्वार्ध, उत्तरी और दक्षिणी, तो उसको हमने क्या बोल दिया था? भूमध्य रेखा। ठीक उसी प्रकार कोई भी आप एक देशांतर रेखा खींचते हो जो कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, तो उसको हमने बोल दिया ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों बोला है ग्रीनविच मीन टाइम? क्योंकि ये जो जगह है ये लंदन से होके जाती है, और इस जगह पर जो समय निर्धारित होता है वही पूरे विश्व में माना जाता है। तभी तो हम बोलते हैं ना एएम और पीएम, एएम और पीएम, एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, इसलिए बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ चलो, वीडियो कॉल कर रहे हैं, चले चले वीडियो कॉल करता हूं, रुको ध्यान से, रुको फटाफट से, रुको वीडियो कॉल कर रहा हूं मैं। चलो करता हूं वीडियो कॉल, रुको ध्यान से, रुको फटाफट से, रुको। मैं रैंडमली कर रहा हूं किसी को, है ना, मैं रैंडमली कर रहा हूं, कॉल उठा लेना, ठीक है, कॉल उठा लेना, रैंडमली कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, रैंडमली कर रहा हूं, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है भाई, हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, और जिनको जाना है एक बार जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ? अरे बेटा विराट बेटा सुधर जाओ, ब्लॉक ब्लॉक होना है या नहीं होना, ये बताओ पहले। एनिमे हाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं बेटा, एनिमे देखते हैं यार, क्यों नहीं देखते हैं एनिमे। बेटा आर्टिस्ट सत्यम बेटा, महादीप के अलावा
हमारे पृथ्वी ग्रह पे आपको जल भी तो दिखाई देता है ना, 71% तो जल ही है। उन महाद्वीप के अलावा बहुत सारे समुद्र भी तो हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनको कहां पे ले जाओगे? क्या हाल बेटा जी, क्या हाल? सूरज बेटा क्या हाल? सब मस्त? सूरज, अनुज, अरे बोलो तो भाई कुछ, कॉल तो पिक कर लिया, कॉल तो उठाओ भाई। सूरज, 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 अरे बोलो तो भाई, कौन कौन, अरे जो भी है कॉल पे बोलो तो सही, अरे मुंह तो खोलो, जुबान तो खोलो भाई, तुमसे बोल रहा हूं मैं। अनुज बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बे, मुंह में दही जमा लिए हो? अरे बोलो तो सही। अब आज के बाद बोला ना किसी ने कि वीडियो कॉल करो, इतने चांटे लगाऊंगा ना मैं, तुम बोलते हो नहीं। अरे क्या बात है बेटा, बोला बोलो तो, मुंह से तो बोलो कुछ, हैं? बोलते काहे नहीं हो बे? आदर्श बेटा बोलोगे नहीं कुछ? हाँ, हेलो। ये मुंह में दही जम गया है इनके, ये नहीं बोल रहे। चलो ठीक है। अरे स्पीकर तो ऑन करो भाई। अरे कुछ नहीं बोल रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, हटो, एंड करते हैं। ठीक है, चले चले चले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हुआ भाई। तो आज इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब ये बता दो फटाफट से, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से एक पोल करवा रहा हूं, ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया? चैप्टर बहुत ही प्यारा था, ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। वीडियो कॉल तुम उठाते तो हो नहीं, फायदा क्या है भाई उठाने का? अब ये बता दो वीडियो, ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? आखिरी पोल है, क्योंकि मेरे को जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। हाँ ना में आपको जवाब देना है कि चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, वो 360 डिग्री वाला नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने बस वो नॉलेज के लिए बताया था आपको। आपकी किताब में हालांकि दे नहीं रखा, बट किसी बच्चे ने पूछ लिया सर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ही क्यों होते हैं, तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, 91% बच्चों को समझ में आ गया। बाकी एक बारी और अगर लेक्चर आप देख लोगे तो आपको फिर से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो आपसे विदा लेते हैं हम। और जो प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं आपको, प्लीज वो प्रश्न भी करना है आपको, है ना? वो प्रश्न आपको करना है। वादा करो मुझसे, प्रॉमिस करो, करोगे ना? पक्की बात है? पक्की बात है, प्रश्न करोगे? जल्दी से बताओ फटाफट से, प्रश्न करोगे ना? चलो ठीक है यार, तो जाते जाते एक मोटिवेशनल शायरी सुना देते, मैं बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, एक मोटिवेशनल शायरी है, सुन लो फटाफट से। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। सुनो ध्यान से, होके मायूस ना, मायूस नहीं होना कभी, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। बहुत ही बढ़िया। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे तो चलिए। तो प्लीज अपने धीरे धीरे चलो, ज्यादा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, लेकिन डेली करना है आपको, है ना? क्योंकि धीरे धीरे करते रहोगे तो आपको राह जो है आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना? सो आपको क्या करना है, आपको जो है डेली पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना बट पढ़ना डेली है, ताकि बैकलॉग्स ना लगे, ताकि सिलेबस ना छूटे। जितना मैं पढ़ाता रहूं उतना जो है पढ़ लिया करो। ठीक है ना? क्लियर हुआ? जितना मैं पढ़ाऊं ना उतना पढ़ लिया करो, उतना काफी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है।